हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अब देखो, जो पहले एग्ज़ाम होता था वो कैसा होता था, अब कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी डिटेल है जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट्स, जुडिशरी में जाना चाहते हैं या फिर आप जिस भी आपको है कि फ्यूचर प्लानिंग है कि आपको जो भी लीगल जॉब करनी है, तो वहाँ सारी जो अपडेट्स हैं वो दी जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरीके के जो अब क्वेश्चन आएंगे और पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, क्या स्कीम है इस बार में। और पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आप लोगों को कि जो एलएलबी का जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें किस तरीके से पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट को समझाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के कैसे थे। तो देखो, पहले क्या होता था, एनुअल स्कीम थी। ठीक है, मतलब एक साल में एक बार ही एग्ज़ाम होता था। और आपको बता दें कि यहाँ क्या था कि जैसे 9 पेपर एक साथ हो गए। ठीक है, और अब क्या है, अब आपके 6 पेपर हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये एक साथ नहीं। तो आपके क्या होगा कि जैसे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर है वो सॉल्व करना होता है, वो भी समझाएंगे। पर पहले हम प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं। देखिए, ये आपका पेपर है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको क्या है, ऐसा एलएलबी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। अब क्या आएगा, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का पेपर है, 3 ईयर स्कीम है यहाँ पे, और न्यू स्कीम जर्नल प्रिंसिपल 1.1, इस तरीके से आपका पेपर होगा। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, तो आपको ईजी रहेगा इसको समझने में। तो देखो, यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक नोटबुक दे दी जाती है इस पेपर के साथ, और इस पेपर के साथ ही आपको जो सारा क्वेश्चन का आंसर है वो उसी में लिखना होता है। अब देखो, यहाँ पे बताया है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंटेन ए लार्ज नंबर, मतलब मानक संविदाओं में बड़ी संख्या में निबंधन व शर्तें सुस्पष्ट होती हैं जो संविदा के अंतर्गत दायित्व को प्रतिबिंब या अक्सर बाहर कर देती है। व्यक्ति बड़े पैमाने पर संगठन संस्थाओं के साथ शायद ही सौदा कर सकता है। न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सुरक्षा तरीकों की व्याख्या कीजिए। अब देखो, ये जो दे देते हैं न्यायालय द्वारा, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स, उनके थ्रू जो है कुछ जजमेंट्स आ रखे होते हैं और केसेस लो को बताना होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में तो जैसे मान लो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया ना, तो इसमें एटलीस्ट आपको 5 केसेस तो देने ही देने पड़ेंगे। जैसे आपको कैसे देने पड़ेंगे, देखो अब यहीं पे समझ लेंगे जिससे बाद में आपको दिक्कत ना आए। जैसे मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब इसमें क्या करोगे आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ डेफिनेशंस होती हैं वो देनी पड़ेंगे आपको। तो डेफिनेशन में एक केस दे दिया, फिर एक इलस्ट्रेशन में एक केस दे दिया। ठीक है, फिर एक केस है, जैसे अब ये यहाँ पे क्या पूछा है, सुरक्षा तरीकों, तो यहाँ पे जैसे 2 केस डाल दिए। तो अगर आप 4 केस भी डाल रहे हो ना, तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो सही माना जाता है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ये तो हर बार रिपीटेड है कि एवेस्क की संविदा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें एक केस भी आता है मोहरी बीबी का, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, और भी कुछ केसेस हैं। अब देखो, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो इसका आपको चैप्टर बताना होगा। ठीक है, कौन सा जो इसमें सेक्शन है, जैसे सेक्शन 11 की कॉम्पिटेंसी के बारे में, कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कॉम्पिटेंसी, मतलब यहाँ पे ये बताएं कि सक्षम पक्षकार कौन है, उसके बारे में बताना होता है। फिर 10 और 2, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको हैं, 10 में ये एसेंशियल वैलिडेशंस बता रखी हैं वो। उसके बाद सेक्शन 11 आएगा इसमें, उसके बाद मोहरी बीबी वाला केस आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से देनी होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अवयस्क की संविदा पूछिए तो सिर्फ आप उसी को ही बता दो। उसके बाद है सभी संविदाएं करार होती हैं किंतु सभी करार संविदाएं नहीं होती, कथन को विस्तार से समझाइए। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हो, मतलब आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सभी संविदाएं करार होती है किंतु सभी करार संविदाएं नहीं होती। तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है, एग्रीमेंट मतलब
करार की डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। फिर इसमें वैलिडेशन क्या है, तो सेक्शन 10 की, और उसके बाद में आपको फिर इसके बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो बताने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो संविदा की नैराश्यता या पर्यवेक्षणीय संभावना, मतलब जो फॉस्टेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो मेनली हर कहीं आएगी, तो आपको याद कर लेना है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ है। उसके बाद है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार ऐसे हैं कि रिपीटेड मोड पे चलते रहते हैं, सिर्फ इनका नेम चेंज कर करके पूछ लिया जाता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, 75 क्वेश्चन 75 इसमें सेक्शन है, तो आराम से वही सारे रिपीटेड होते रहते हैं। सभी कपट दुर्व्यपदेशन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये इसके बारे में बताना होगा। इसके बाद प्रस्ताव क्या है। अब देखो जब आप प्रस्ताव के बारे में लिखोगे तो आपको प्रस्ताव का इलस्ट्रेशन देना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो है प्रतिसहरण मतलब जो रिवोकेशन है उसके बारे में बताना होगा, सेक्शन 3 और 4। और फिर जैसे अब मान लो प्रस्ताव है ये, फिर अगर मान लो इस बार आपसे एक्सेप्टेंस का पूछ लें तो 5-6 याद कर लो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सारे जो सेक्शन है वो आपको एक बार लर्न करने पड़ेंगे ही, और जहाँ तक हो बुक से पढ़ना, ठीक है। अगर आपको जैसे डेली वाइज क्लास चाहिए कि भाई किस तरीके से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, उसके बिहाफ पे ही हम जो है यूट्यूब पे आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ बता रखा है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 74 के अनुसार, ठीक है, परेशान वाली गांठ को काट दिया है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपको 74 की एक्सप्लेनेशन देनी है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है। उसके बाद है समाश्रित संविदा, वही सेम है। अब देखो मान लो कॉन्ट्रैक्ट का आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, कोई भी क्वेश्चन किया, आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब मान लो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप नोटबुक के अंदर लिखोगे ना, तो आपको क्या करना होता है, उसकी हिस्ट्री बतानी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस तरीके से आप हेडिंग डाल के, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें हैं जो बताओ कि भैया कब आया था, ये क्यों बनाया गया था, ब्रिटिश टाइम का है ये, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में देखो हम देखेंगे यहाँ पे कि एलएलबी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट पेपर, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेमेस्टर है किसी के में, तो ये सब में काम आ जाएगा। अब देखो ये भी 100 नंबर का है, पर अब आपके सेमेस्टर में है जो थोड़े कम मार्क्स के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इसमें भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। एक्सप्लेन द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन रिलेशन, मतलब सीधी सी बात है, जब आपके संघ सरकार की शक्तियों के बारे में, राज्य को बनाने, किसी राज्य को ख़त्म करने की शक्ति क्या है, किसी विदेशी राष्ट्र को भारत के क्षेत्र के संबंध में संघ सरकार की शक्ति, मतलब इसके बारे में बताना है। अब इसमें देखो पार्ट है जो कि आप 1 का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, और भी मतलब जैसे जो यूनियन और स्टेट के जो रिलेशन है वो भी बता सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद है देखो पता है आपको कैसा क्वेश्चन करना होता है हमेशा एग्ज़ाम में, जो आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेनेशन कर सको, मतलब आप पर क्वेश्चन पे 7-8 पेज है जो कि पूरा फिल कर सको। तो देखिए यहाँ बता रखा है संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों की प्रकृति, कार्य क्षेत्र, सीमा पर एक विस्तृत नोट लिखें। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट की लिखनी है। तो इसमें आप जो है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट 11, इस तरीके से सारे पार्ट्स के बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। फिर है उसके बाद आपका संसद और राज्य विधानसभाओं की संरचना को स्पष्ट करें, सदस्यों की अयोग्यता, मतलब 105 है जो कि संसद के बारे में बताती है, तो उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, और राज्य विधानसभाओं के बारे में भी करना है। अब जैसे संसद आ गई तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, राज्य विधानसभा है तो उसके पूरे बारे में। फिर जैसे पार्ट ये 5 में है और ये पार्ट 6 में है, तो इस पार्ट भी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के देने कि किस पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है। उसके बाद में है कि कार्यपालिका की विधायी शक्ति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ऐसी शक्ति का उपयोग कब किया जा रहा है, वर्तमान परिदृश्यों में इन शक्तियों के क्या नुकसान है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव वाले बारे में बताना है, कार्यपालिका की विधायी शक्ति के बारे में। फिर 5th है जुडिशरी के बारे में,
लोकतांत्रिक देश, संविधान की रक्षा। मतलब अब देखो न्यायपालिका के बारे में पूछा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या क्या काम करते हैं, जैसे 32, 226 लिख दिया, फिर इसके बारे में 124 से लिख दिया, इसके बारे में 214 से लिख दिया। तो ये इस तरीके से आपको न्यायपालिका के बारे में पूरा पूरा समझाना है। फिर है नेक्स्ट जुडिशियल एक्टिविज़म और ओवर रीच। न्यायिक सक्रियता और अतिरेक से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण, मतलब यहाँ पे आपको आर्टिकल 13 इसके बारे में बताना है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत है उसके बारे में बताना है, और फिर सेपरेशन पावर क्या होती है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे प्रादेशिक सांठगांठ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? विधान की अवशिष्ट शक्ति, मतलब 248 आर्टिकल 248 के बारे में बताना है आपको। और केस और कानून, ये मतलब सबसे अच्छा है कि मूल संरचना के सिद्धांत की अवधारणा को, मतलब केशवानंद भारती का, इनरी बेरुबारी का, मिनर्वा मिल्स, शंकरी प्रसाद, ये सारे केसेस इसके अंदर आएंगे और अच्छे से आप कम से कम 5 से 10 केसेस इसमें लिख सकते हो। उसके बाद है व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताना है, तो ये भी बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, और 301 से है इसके। और उसके बाद है युद्ध और भारी आक्रमण, मतलब यहाँ पे इमरजेंसी पावर, ठीक है, पार्ट 18 352 टू 360 तक है। युद्ध भारी आक्रमण है जो कि 352 में है, और ये आप पूरे अच्छे से समझा सकते हो। इसमें केसेस नहीं आएंगे, पर हाँ आप अभी तक नेशनल इमरजेंसी कब कब हुई है पूरी हिस्ट्री को जो है पूरा बता सकते हो। अब जो भी आप क्वेश्चन करोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बता दिया आपने, और कब कब जो है पहले एक्ट्स आए थे, कैबिनेट मिशन के बारे में बता दिया, और जैसे कितना टाइम लगा था, जैसे 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, कब बना था, ये सारी डेट्स वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद में है आपका लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जर्नल इंग्लिश। ये सबसे मेन पेपर होता है और डरते भी बहुत हैं स्टूडेंट इस पेपर को लेके कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक फर्स्ट में आता है लीगल टर्म, अभी से ही आप जो है इसको लर्न करना स्टार्ट कर दो कौन कौन से लीगल टर्म हैं। तो देखो बाबेल सीरीज़ में से भी आ जाते हैं, और अदरवाइज़ आप कोई बुक्स भी ले सकते हो, जैसे लीगल टर्म अबेक्ट, कॉन्विक्शन, लेजिटिमेसी मतलब धर्मज, और हेरेसे मतलब किसी तीसरे पक्षकार से सुनी हुई कोई बात, स्टेटस को वो, प्रिविटी, वर्डिक्ट, एक्स पार्टी, ऑब्सकेन, विल, ठीक है। विल मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगी ये सारी, तो ये लीगल टर्म है। उसके बाद में है लैटिन मैक्सिम। लैटिन मैक्सिम में जैसे एब इनिशियो, तो मतलब फ्रॉम बिगिनिंग, अभी से कुछ स्टार्ट हुआ है। कैविएट एम्पर मतलब जो परचेज़र बी वेयर, क्रेता सावधान रहें। अमिकस कुरियाई, अमिकस कुरियाई का मतलब जो फ्रेंडली कोर्ट या फिर कोर्ट का फ्रेंड बोल सकते हैं हम इसको। इंजूरिया साइन डैमेनम, इंजूरिया साइन डैमेनम का मीन्स होता है, इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन मतलब विदाउट, और डैमेनम मतलब डैमेज, मतलब इंजरी विदाउट डैमेज। एक्स पोस्ट फैक्टो, जब आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 20 का जो फर्स्ट क्लोज पढ़ोगे तब वहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो दे रखा है। एड वॉलेरम इंट्रावायरस एजस्टम जेनेरियस डेलीगट नॉन पोटेस डेलीगेयर एडजोरमेंट साइन डाई, इस तरीके से ये सारे आपके लैटिन मैक्सिम्स हैं इंग्लिश के। अब इनके साथ क्या है, आपको सेंटेंस बना के लिखने होते हैं, तो ये जैसे आप डेली अभी से ही 10 लर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ईजी हो जाता है ये। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में सारे वन वर्ड दे रखे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आते हैं, क्योंकि आप यूलेट क्रैक करके ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो ये सारे वन वर्ड हैं, तो तभी के भी याद होंगे आपके कुछ। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड, मतलब हर वर्ड के 2 पेयर होते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे पीस और पीस है, लूज़ और लॉस है, गिल्ट है और गिल्ट है, चेक और चेक। चेक मतलब जो हम बैंक में देते हैं, ठीक है, और चेक मतलब किसी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग मीनिंग रहते हैं। देखो यहाँ है कि आपका जो भी इसमें जैसे लूज़ है, अडॉप्ट है, अडाप्ट है, अल्यूड, इल्यूड, इस तरीके से ये सारे पेयर ऑफ वर्ड्स है जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद ये आपको एक पैसेज दे देंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन दे देंगे, इनको सॉल्व करना होगा। फिर एक आपको यहाँ पे
जो एप्लीकेशन है वो लिखनी है वाइस चांसलर को, योर XYZ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, रिक्वेस्टिंग हिम अलाउ टू अपीयर इन एग्जामिनेशन डिस्पाइट योर पुअर अटेंडेंस, मतलब पुअर अटेंडेंस है और आपको एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाता ना, तो उसके बारे में आपको लिखनी है। यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है। अब देखो सबसे ऐसा आपको ऐसे लेना है जो आप पूरे अच्छे से लिख सकते हो 500 वर्ड्स में, मतलब आपका 1.5 पेज है जो कि पूरा हो जाए, मतलब 2 पेज तक चल जाता है। तो देखो स्टेटस वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडियन सोसाइटी। अब इसमें देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, और जैसे IPC के बारे में लिख सकते हो। अब जैसे न्यू लॉ आ गया, BNS के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लॉज हैं जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आप इनमें डाल सकते हो। और अभी फ़िलहाल में इतने सारे केसेस हो रहे हैं वुमेंस के लिए, तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हो। चिल्ड्रंस के बारे में भी, जैसे फंडामेंटल राइट्स में, ये सारे लिख सकते हो। अब रिज्यूम बनाना है, फैकल्टी इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, और ट्रांसलेशन करना है इसका इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। और एक ये प्रेसिस है जिसमें सूटेबल टाइटल से आपको लिखना है ये, ठीक है। तो ये ऐसे 10 क्वेश्चन रहते हैं, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद में है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, अभी जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। भारत सरकार अधिनियम के बारे में है, दोहरी शासन प्रणाली, संविधान सभा के गठन, कार्य प्रणाली, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 1909 के सुधार उद्देश्यों की प्राप्ति असफल सिद्ध हुए, ये भी अच्छा है। तो मतलब आपको जितने भी पूरे एक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वो सारे पढ़ने हैं। फिर है द्वितीय विधि आयोग की भारत विधि में संहिताकरण की प्रक्रिया, उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये पूरा जो सेकंड लॉ कमीशन के बारे में, फिर ये जो मेयर कोड्स हैं वो, और मतलब जितने भी एक्ट्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे केसेस हुए थे जो बहुत हाईलाइटेड थे, ठीक है। तो ये इनमें से 10 क्वेश्चन में आपको 5 करने होते हैं। फिर है उसके बाद आपको पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एंड पैरा लीगल सर्विस एंड मूट कोर्ट, ये वाला है। इसमें लोकहित मतलब PIL के मामले आते हैं, लोकहितवाद, सुने जाने का अधिकार, मतलब लॉकस स्टैंडी, सुने जाने का अधिकार बोलते हैं हम उसको। और देख सकते हो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं सारे, मतलब हम कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हम जब बाकी लॉज पढ़ लेंगे तो इजी वे में हम बाकी भी सारा सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। ये अब देखो यहाँ क्या बता रखा है कि ऐतिहासिक मामले और प्रावधान सहायता निम्नलिखित उत्तर दें। अब देखो ये क्या है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 को पढ़ लेना पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन बुक से, ये सारा क्वेश्चन आप कर दोगे। उसके बाद में है वर्गीकरण, एक व्यक्ति का एक वर्ग हो सकता है, संबंधित मामले के बारे में बताओ, उचित वर्ग, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड है। यहाँ पे है कि 3 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, मतलब ये केस है, कौन सा केस है, इमानुअल का केस था ये, एक विजय इमानुअल, ठीक है, ठीक है। ये विजय इमानुअल का एक केस था, उसके बारे में है। यहाँ पे राष्ट्रगान न गाने के कारण एक केस हो गया था, स्कूल से बाहर निकाल दिया था। फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, जो कि आप आर्टिकल 13 के जो डॉक्ट्रिन पढ़ोगे तब समझ जाओगे, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पार्ट 4A में जब आप पढ़ोगे तब आ जाएगा आपको समझ। आर्टिकल 21 है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे अधिकारों के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मरने का अधिकार, राइट टू डाई, आर्टिकल 21 में नहीं है, इसमें 3-4 केस हैं, सुरेश दुब्बल का, ठीक है, ज्ञान कौर का, ये सारे आपको केस है जो कि इसमें लिखने हैं। उसके बाद है बुनियादी संरचना सिद्धांत का आविष्कार से लेके, तो ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर, मतलब एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उसके बाद आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब है आपके पास फैमिली लॉ फर्स्ट, मतलब हिंदू लॉ, ठीक है। हिंदू लॉ में वही हिंदू की सारी चीज़ें आएंगी, जैसे हिंदू कौन थे, कौन कौन से इनके धर्म हैं, उसके बारे में, जैसे 4 धर्म के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, इसके बारे में आपको बताना है। हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं के बारे में इसमें बताना है, जैसे मिताक्षरा और दाय भागा,
दो होती हैं, तो उसके अच्छे से याद करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखो यहाँ बता रखा है, केवल आशय मात्र से ही विभाजन हो जाता है व्यवहार मयूख। इस कथन पर व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पे पार्टीशन के बारे में, यहाँ पे पार्टीशन के बारे में पूछा है, तो आपको एक्ट्स का नेम, कौन से सेक्शन में है, ये सारा बताना है। उसके बाद वैध दत्तक मतलब एडॉप्शन से लेके, तो एडॉप्शन एक्ट के बारे में बताना है। फैक्ट एक्ट कौन सा था, संशोधन अधिनियम, महिला बच्चे दत्तक में ले सकती है, इसमें 21 ईयर का गैप होना चाहिए। उसके बाद है कर्ता। कर्ता कौन होता है, जैसे जो हिंदू परिवार में जो मुखिया होता है उसको कर्ता बोला जाता है, तो उसके बारे में बताना है आपको। फिर एक है भरण पोषण को लेके। अब भरण पोषण को लेके आपको जो है यहाँ पे सीआरपीसी का भी बता सकते हो इसके साथ साथ 125। फिर उसके बाद सक्सेशन अंडर रूल, जेंडर इक्वलिटी के बारे में पूछा है, और नेचुरल गार्जियन और डिफैक्टो गार्जियन इसके बारे में पूछा है, नेचुरल गार्जियन कौन होता है। फिर है हिंदू विवाह की शर्तें ऐसी होती हैं, यदि उल्लंघन किया जाता है तो विवाह वैध या शून्यकरणीय हो जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन 5 आ जाएगा, सेक्शन 10 आ जाएगा, या 11 आ जाएगा, ये बताना है। विवाह विच्छेद, तो यहाँ पे सेक्शन है जो कि आपको 13B ये सारे बताने हैं। ठीक है, तो ये फैमिली लॉ फर्स्ट का पेपर है हिंदू लॉ का। उसके बाद पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ भी आपके जो है सेमेस्टर स्कीम में भी है फर्स्ट सेमेस्टर में टॉर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पेपर। तो देखो मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा, और वही सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। और फिर देखो यहाँ बता रखा है अपकृत्य विधि के प्रकृति दायरे के सिद्धांत। मतलब अपकृत्य विधि है उसके आपको हिस्ट्री के बारे में कि इंग्लैंड का लॉ है। उसके बाद इसका मीनिंग बताना है, जैसे अगर हम बात करें अप प्लस कृत्य, अप मतलब जो है बुरा काम, और कृत्य मतलब कार्य। अब कृत्य इसका मीनिंग ये होगा, इस तरीके से हमें इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन ये सारी बतानी है। उसके बाद में है अपकृत्य विधि के दिए गए विभिन्न बचाव को सुसंगत वादों से स्पष्ट करो। अब देखो अपकृत्य विधि में दिए गए जो भी वेरियस इल्यूसिटेड डिफेंसेस हैं, ठीक है, वो बतानी है यहाँ पे। तो पूरे जैसे अपकृत्य विधि का जो डेफिनेशन है वो बताओ, इसके इलस्ट्रेशंस बताओ, और इसी के साथ इसके केसेस लॉज बताओ, और फिर उसके बाद में जो है इसके बचाव बताओ। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसमें डिफरेंसेस भी होते हैं, तो ये भी बताने हैं आपको। उसके बाद है किस सिद्धांत पर प्रतिनिधिक दायित्व का नियम निर्भर करता है, लापरवाही तथा इसकी आवश्यकता, उपताप मतलब न्यूसेंस के जो प्रकार हैं वो भी बताने हैं। प्राइवेट न्यूसेंस होता है और एक पब्लिक न्यूसेंस होता है। और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसके बारे में पढ़ना है, मतलब कंज्यूमर कौन होता है, इसके सुसंगतवाद, और लेटेस्ट जितने भी जजमेंट्स हैं 2023 के वो भी लर्न कर लेना, और 2024 के। मानहानि के विभिन्न प्रकार मतलब डिफॉर्मेशन, और मानहानि कहाँ है, आईपीसी के अंदर भी बता रखी है। अब जैसे न्यू लॉ आ गया, बीएनएस के अंदर भी बता रखी है। फिर उसके बाद है असॉल्ट, हमला और बैटरी में क्या फ़र्क है। और फिर है ये केस। तो देखो केस मत करना कभी भी, जब भी केस आता है तो उसमें हम प्रॉपर लैंग्वेज उस केस की नहीं दे पाते, और इस वजह से यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से कम दिए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ 7 देंगे तो यहाँ आपको 5 ही नंबर देंगे। तो इस तरीके से ये टॉर्ट का पेपर। फिर है फैमिली लॉ सेकंड, मोहम्मदन लॉ मतलब मुस्लिम लॉ का ये पेपर है जो आपके सेकंड सेमेस्टर तक यूज़ आ जाएगा ये पेपर। तो देखो यहाँ है मुस्लिम कौन है, वही सेम हिंदू लॉ में भी पूछा जाता है, हु इज़ हिंदू, तो आपको बताना है। अब हु इज़ मुस्लिम, जो कि हिंदू नहीं है, पारसी नहीं है, और जो एक अल्लाह पे भरोसा करता है, ठीक है। और साथ ही में बता दें आपको, जैसे पारसी यहूदी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम्स होते हैं। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स बताने, इस्लाम के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, मुता मैरिज क्या होती है, मतलब अब मैरिज के बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, और साथ ही में कितने टाइप्स की मैरिज होती है वो बतानी होगी। साथ ही में आपको जो भी मतलब मैरिज के बारे में, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है, ये सारे आपको बताने होंगे। उसके बाद में है मेहर के बारे में, जैसे डॉवरी होती है इनके एक, कि जैसे हिंदू में क्या होता है कि लड़के को देते हैं, ठीक है, डॉवरी। यहाँ क्या होता है कि शादी के टाइम लड़की को दी जाती है उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि इन फ्यूचर अगर उसके साथ उसका जो हस्बैंड है वो कुछ गलत भी करे तो यहाँ पे उसके पास सिक्योरिटी है, तो मेहर।
ठीक है। उसके बारे में इसका मेहर के पार्ट्स बताने कि कितने टाइप का मेहर होता है, ये सब। और फिर तलाक़ के बारे में, मतलब डिफ़ाइन तलाक़। फिर उसके बारे में है मेंटेनेंस के बारे में बताना है। फिर भारतीय शिक्षा अधिनियम के 112 के तहत वैधता, मतलब लेजिटिमेसी, मतलब धर्मजता के बारे में। और उसके बाद हक शुफ़ा के बारे में बताना है। वसीयत, वही वक्फ़ के बारे में बताना है। अब जैसे वक्फ़ में क्या है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी हो रहे हैं, तो उनके बारे में बताना है। और मर्जुल मौत क्या है उसके, तो ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से ये सारे आपके पेपर्स थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इन सभी पेपर्स के बारे में यूट्यूब पे जानना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो आप अच्छे से कमेंट करें। जितने कमेंट होंगे हम उतनी जल्दी सारी वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएँगे।